क्रिप्टो करेंसी को क्यों डिस्कस करते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट 29 ऑफ नवंबर 2021 से स्टार्ट हो रहा है एंड गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए बिल इंट्रोड्यूस करने वाली है विंटर सेशन में। तो इस कंटेक्स्ट में हम देखेंगे क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, कैसे उसको रेगुलेट करना चाहिए, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे कैसे रेगुलेशन होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल बैंक है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना क्रिप्टो करेंसी लेके आ रहा है, नॉट एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी बट इट इज नियर टू क्रिप्टो करेंसी। तो उसका नाम CBDC है, उसको भी RBI लॉन्च करेगा। क्रिप्टो करेंसी वर्क करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कैसे ये वर्क करेगा, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, एडवांटेज क्या है इस टेक्नोलॉजी का, डिसएडवांटेज क्या है इस टेक्नोलॉजी का। 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक है, स्टॉक मार्केट है, उसके ऊपर बैन लगा दिया था कि दे कैन नॉट ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसी। कोई भी ट्रांजेक्शन क्रिप्टो करेंसी में नहीं होगा। 2018 में बैन लगा था, जबकि वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। 2013 में तब से क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुआ एंड वर्ल्ड वाइड काफी पॉपुलर था। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2018 में बैन लगाया। नो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इंक्लूड बैंक, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस फर्म एटसेट्रा क्रिप्टो करेंसी में वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। 2020 में RBI का ऑर्डर था ऑन बैनिंग क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर से बैन हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज नथिंग इलीगल इन क्रिप्टो करेंसी and if a person, if a financial institution, if a bank want to trade in cryptocurrency, they are free to do so because there is nothing illegal into it. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि there is no legal basis for ban. RBI ने क्यों बैन लगाया, जिस रीजन की वजह से बैन लगाया वो रीजन वैलिड नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। नाउ 24 नवंबर 2021 को गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो क्रिप्टो करेंसी बिल को पार्लियामेंट के विंटर सेशन में इंट्रोड्यूस करेंगे। सो उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेगी इन द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट। बिल जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है और जब वहां से पास हो जाएगा तो उसका नाम हो जाता है, एक्ट हो जाता है। बिल का ऑब्जेक्टिव क्या है? It to create a facilitative framework for creation of official digital currency to be issued by Reserve Bank of India। अभी जैसे हमारे पास रुपी है, रुपी इज नॉट a digital currency। रुपी वो एक हार्ड करेंसी है जिसको RBI रिलीज करता है और रुपी को हम नेट बैंकिंग के थ्रू, उसको ATM के थ्रू, फिजिकल एक्सचेंज के थ्रू यूज कर सकते हैं। बट आप RBI बिटकॉइन की तरह वो ऑफिशियल डिजिटल करेंसी को भी इशू करेगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इस बिल का, टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया एक्सेप्ट फ्यू इन ऑर्डर टू प्रमोट अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स यूजेस। अगर शॉर्ट में देखें, आपने अभी टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, कोइन DCX है या कोइन स्विच है, ये सब बिटकॉइन में ट्रेडिंग के लिए प्रमोट करते हैं और उनका ऐसा कहना है कि क्रिप्टो करेंसी में अभी आप इन्वेस्ट करोगे, सो दिस इज फ्यूचर। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या तो सारे के सारे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन कर सकता है, लाइक बिटकॉइन को या जेबा को, या फिर किसी स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी को वो बैन करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर RBI वो अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगी एंड दैट ऑफिशियल डिजिटल करेंसी विल बी नोन एज CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। RBI इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डिसाइड करता है इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन के ऊपर वॉच रखता है, करेंसी को प्रिंट करता है। सो RBI विल इशू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जस्ट लाइक वो रुपी को इशू करता है। रुपी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में डिफरेंस ये है, रुपी को हम फिजिकल फॉर्म में रख सकते हैं
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को हम फिजिकल फॉर्म में नहीं रख पाएंगे, उसको डिजिटल फॉर्म में रख पाएंगे। नंबर टू, रुपी को से मैं अभी इंडिया में हूँ, इंडिया से मुझे जर्मनी जाना है, तो रुपी को मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा जर्मनी की करेंसी में एंड देन आई कैन यूज। बट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है, हम वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके यूज कर सकते हैं। बहुत सारी सेंट्रल बैंक अक्रॉस द ग्लोब दे हैव बीन वर्किंग ऑन इशूइंग देयर ओन डिजिटल करेंसी। दिस इज ऑल्टरनेटिव टू प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बिकॉज वी डोंट नो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी आया कहाँ से, कौन इसको रेगुलेट करता है, और कोई अगर रेगुलेट नहीं करेगा तो इट कैन बी यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल, इट कैन बी यूज्ड बाय टेररिस्ट, वो इसको यूज कर सकते हैं। जैसे से कोई मेरे कंप्यूटर को हैक कर लेता है और वो कहता है कि आपके कंप्यूटर को मैं रिटर्न तब करूंगा या आपके कंप्यूटर के डेटा को मैं तब रिटर्न करूंगा व्हेन यू विल गिव मी दिस मच बिटकॉइन, या कोई किडनैपिंग करता है एंड देन दे विल डिमांड दिस मच बिटकॉइन। तो बिटकॉइन पे तो कोई सीरियल नंबर होता नहीं है जैसा करेंसी के ऊपर होता है, हम उसको ट्रेस कैसे कर सकते हैं। तो अभी बहुत सारे क्राइम में बिटकॉइन यूज होता है एंड डिफरेंट गवर्नमेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने ऑब्जेक्शन को रेज किया है। उनका ऐसा कहना है कि ये क्राइम में यूज होता है, इसको टाइमली हम रेगुलेट नहीं करेंगे, इट इज गोइंग टू क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। सो बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, तो इसको समझते हैं। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल और वर्चुअल करेंसी होता है और वो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है, इसको क्रिप्टोग्राफी से क्रिएट करते हैं। क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी इज इनक्रिप्शन टेक्निक, उसके थ्रू हम इसको क्रिएट करते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो कोडिंग करके हम इसको क्रिएट करते हैं। हम कोडिंग करते हैं, कोडिंग करने के बाद डेटा माइनिंग करते हैं और डेटा माइनिंग करने से हम क्रिप्टो करेंसी को क्रिएट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। एक बार डेटा माइनिंग से क्रिप्टो करेंसी क्रिएट हुआ तो बहुत डिफिकल्ट होता है, इट इज नियर इम्पॉसिबल कि उसका काउंटरफेट करना, नकली बनाना या उसको डबल स्पेंड करना। जैसे आरबीआई ने 10 रुपीज का नोट निकाला और मैंने 10 रुपीज के नकली नोट निकाल लिए, तो आरबीआई ने तो 10 रुपीज का परचेसिंग वैल्यू दिया, बट मैंने 10 नकली नोट निकाला तो उसका 100 का परचेसिंग वैल्यू कर दिया। तो इसको कहते हैं डबल स्पेंड करना। तो काउंटरफीट करना, डबल स्पेंड करना, इट इज वेरी इजी ऑफ अदर करेंसी, बट इन क्रिप्टो करेंसी इट इज नियर अबाउट इम्पॉसिबल। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज नेटवर्क से हम उसको क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसको आगे हम देखेंगे। डिफरेंट ब्लॉक्स, डिफरेंट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन आर कनेक्टेड टुगेदर एंड उसके थ्रू डेटा माइनिंग करते हैं एंड क्रिप्टो करेंसी को क्रिएट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी का डिसएडवांटेज ये है कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी इसको कंट्रोल नहीं करता। लाइक रुपी करेंसी है, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको कंट्रोल कर रहा है तो वो रेगुलेट कर सकता है कब मनी के फ्लो को इंक्रीज करना है, मार्केट में लिक्विडिटी लेके आना है, कब मनी के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करना है, मार्केट से मनी को निकाल देना है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन कंट्रोल इट, कैन रेगुलेट इट, बट क्रिप्टो करेंसी को तो कोई कंट्रोल नहीं करता है, तो ये अनकंट्रोल वे में मार्केट में मूव करेगा। सो इट इज इम्यून टू गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट इंटरफियरेंस एंड गवर्नमेंट मैनिपुलेशन। सो इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट करता है। इस वीडियो को हम देखते हैं, वीडियो एक्सप्लेन कर रहा है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड देन आगे प्रोसीड करेंगे। Meet Frank and Daniel. One day they decided to go for a trip to Venice. They made a budget list for all their expenses like residence, flight, etc. They thought of making their bookings online from a site that offered discounts to the first 10 visitors on that day. While making their respective flight bookings, Daniel's transaction failed and he missed the offer going on. On the other hand, Frank ate his share very quickly and easily and became one of the 3 lucky draw winners. Daniel was surprised and asked Frank how he could make the transaction when Daniel himself could not. To which his response was, "It's simple. I used Bitcoin, a type of cryptocurrency." Daniel was confused and he asked what cryptocurrency is and since when has it been in use. Frank stepped up and explained. Cryptocurrency is a virtual or digital currency that works on blockchain technology and is designed to work as a medium of exchange online to buy goods and services and make payments, which was introduced to the world first in 2013 by Satoshi Nakamoto.
Daniel felt that it sounds similar to other online payment options. He asked, what makes it so different? Frank explained, cryptocurrency is decentralized and free from any third-party interference, which means it is not issued and controlled by any government or central authority, unlike other payment systems that banks or governments are handling. And that's why a cryptocurrency transaction never fails. There could be many reasons for why Daniel's transaction failed, like he may have exceeded his transfer limit, or his account must have been hacked, or there could have been some technical issue with his bank server, or maybe due to high transaction fees imposed by the bank. But on the other hand, cryptocurrency charges almost no or very low transaction costs. There is no limit for making transactions. In fact, you have 24/7 access to your money. There is no extra delay or extra charges on making international transactions. And the best part is that anybody can use cryptocurrency without the hassles of paper. All you need to do is create an account on any digital wallet of cryptocurrency. This is what makes cryptocurrency different from other online payment options. Daniel was impressed by cryptocurrency, but he wondered how it works without the control of an external authority. On research, he found out that cryptocurrency works on blockchain technology. Blockchain is a set of blocks that record information of transactions, like who made the transaction to whom, the amount of trade in the form of a digital ledger that is distributed across the entire network, meaning the data is replicated and stored on each node across the entire blockchain network, making it more secure and impossible to change, hack, or cheat the system. Then it is verified and validated by every node to proceed with the process of making the transactions. The crypto in cryptocurrency stands for cryptography, which is a method of using encryption and decryption to secure the data in the presence of any third party with ulterior motives. Now Daniel was completely aware of the whole technology and concept behind cryptocurrency and was influenced by Frank to adopt cryptocurrency in his daily lifestyle too. He did that by booking his ticket, but sadly, no discount. Like Daniel, cryptocurrency has influenced and impacted an enormous number of people worldwide. Due to this increasing popularity, new companies like Meitu and PayPal are coming forward and investing in cryptocurrency every day. In 2018, Malta, an island located in the Mediterranean Sea, south of Italy, was titled Blockchain Island, as it led to the economic stability of the nation. Many fintech companies like Binance and OKX have already begun to take advantage of Malta's financial incentives and have moved their headquarters to the blockchain island. So here is a question for you. Which hashing algorithm does cryptocurrency use? A, Script, B, Ethash, C, SHA-256, D, none of the above. Please give it a thought and drop your answers in the comments section below. 3 lucky winners will receive Amazon gift vouchers. Cryptocurrency is revolutionizing finance and banking around the world. Thanks to cryptocurrency, now anyone with an internet connection can trade, spend, and borrow money around the world, and nobody can stop them. People like Bill Gates, co-founder of Microsoft Corporation, and Elon Musk, CEO of Tesla, support cryptocurrency, as it is much better and secure than physical money, and also holds a great future for the world's economy. And on the other hand, some people think of cryptocurrency as a bane to the world's economy, like Warren Buffett, CEO of Berkshire Hathaway, and Ajay Banga, CEO of Global Mastercard, feel that cryptocurrency is a platform of criminal activities and will destroy the world's economy. Well, one thing is clear, that this conflict is going to stay put for a little longer. We hope you enjoyed this video. If you did, a thumbs up would be neat. So cryptocurrency, इसको हम कोडिंग डिकोडिंग मींस इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन से हम इसको क्रिएट करते हैं एंड क्रिप्टोग्राफी उसको टेक्नोलॉजी को कहते हैं. क्रिप्टो करेंसी को कैसे हम रेगुलेट करें? सो वर्ल्ड में अगर हम कंट्री को देखें, कौन सी कंट्री कैसे इसको रेगुलेट करती है, तो कुछ कंट्रीज ने इसके ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कि यू कैन नॉट ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसी, यू कैन नॉट डू ट्रांजैक्शन इन क्रिप्टो करेंसी. कुछ कंट्री ने इसको रेगुलेट किया है और उसके बाद ऑपरेशन को अलाउ किया है, और कुछ कंट्री में रेगुलेशन है ही नहीं, नो रेगुलेशन, नो गाइडलाइंस. लाइक इंडिया, अभी रेगुलेशन गाइडलाइन नहीं है और वहां पे ट्रेडिंग वर्क कर रहा है. सो कंप्लीट बैन और वर्किंग विथ रेगुलेशन और
no ban, no guideline, no regulation. गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर दे आर कंफ्यूज। हमने वीडियो में भी देखा था कि क्रिप्टो करेंसी का हम करें तो क्या करें, उसको कैसे हम रेगुलेट करें, उसको कैसे हम कंट्रोल करें, उसको कैसे कैटेगराइज करें। बिकॉज से रुपी मेरे पास करेंसी है, 100 रुपीज के रुपीज का नोट है, आरबीआई ने इसको पब्लिश किया। आरबीआई ने कब पब्लिश किया? जब उसके पास 100 रुपीज का एसेट होगा। क्रिप्टो करेंसी को तो किसी सेंट्रल बैंक ने पब्लिश नहीं किया, किसी सेंट्रल बैंक ने उसको इशू नहीं किया, तो इसको रेगुलेट कैसे करेंगे और किस कंट्री के एसेट इसको काउंट करेंगे? बिकॉज आई कैन ट्रेड फ्रॉम इंडिया टू नाइजीरिया, नाइजीरिया टू यूएस, यूएस टू रशिया, कहीं पे भी ट्रेड कर सकता हूं ना। सो कंट्रीज आर डिवाइडेड हाउ टू कैटेगराइज इट एज ए करेंसी और एसेट एंड हाउ टू कंट्रोल इट्स ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। ये कंट्री डिलेमा में है। कौन सी कंट्री क्रिप्टो करेंसी को अलाउ करती है? तो जो ग्रीन कलर में है, दे अलाउ क्रिप्टो करेंसी। सो डेवलप नेशन, यूरोपियन नेशन, अमेरिकन नेशन, ऑस्ट्रेलिया वो क्रिप्टो करेंसी को अलाउ करते हैं। रेड कलर जहां पे क्रिप्टो करेंसी कंप्लीट बैन है, सो लुक एट ईरान, लुक एट सम यूरोपियन कंट्री, देन साउथ अमेरिकन कंट्री, यहाँ पे ये बैन है रेड कलर। और जहां पे येलो कलर है, सो इट इज वर्किंग विद सम रेगुलेशन। सो इंडिया में येलो कलर है, सो क्रिप्टो करेंसी इज वर्किंग इन इंडिया विद सम रेगुलेशन। सो सम कंट्री कंप्लीट बैन, some country partial ban or working with regulation, and some countries there is no regulation, there is no guidelines, and then वो work करता है। आरबीआई ने डिसाइड किया, अभी बिल जो हम विंटर सेशन में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं पार्लियामेंट में, तो आरबीआई ने डिसाइड किया कि वो अपना डिजिटल करेंसी इशू करेगा और उस डिजिटल करेंसी का नाम होगा सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। So central bank digital currency, it will be a digital form of fiat currency. अब fiat currency क्या होता है? मेरे पास 100 रुपीज का नोट है, उस पेपर का कोई वैल्यू नहीं है जिसपे वो 100 रुपीज प्रिंट है। उस पेपर को मैं सेल करने जाऊंगा तो वो 0 रुपीज में जाएगा। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, 100 रुपीज के नोट को लेके मैं यूएस में जा रहा हूँ, उसका वैल्यू कितना है? 0 है। बट इंडिया में वही 100 रुपीज नोट से मैं कुछ परचेज कर सकता हूँ। रीजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेड गवर्नर, उन्होंने गारंटी दिया है कि जिसके पास भी ये पर्टिकुलर नोट होगा उसको 100 रुपीज का परचेसिंग वैल्यू मिलेगा। सो रुपी का इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर जो गारंटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, डेट इज इंपॉर्टेंट। तो इसको हम फिएट करेंसी कहते हैं, जिसका खुद कुछ वैल्यू नहीं होता है, बट ये लीगल टेंडर और गारंटी की तरह वर्क करता है। एक और मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। 2012 में एक स्कैम आया था, और उस स्कैम ऐसा था कि 10 पैसे का कॉइन, 20 पैसे का कॉइन, इन सब कॉइन को मेल्ट करके, और कुछ लोग हैं उसका एल्युमिनियम निकाल के और उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं। अगर आपको पता हो तो 10 पैसे का कॉइन, 20 पैसे का कॉइन, 5 पैसे का कॉइन, ये सब एल्युमिनियम में आता था। तो उसको मेल्ट करके और वो एल्युमिनियम को मार्केट में सेल कर रहे हैं, बिकॉज कॉइन का वैल्यू है 5 पैसा, बट वो जिस एल्युमिनियम का बना हुआ है उसका वैल्यू है फॉर एग्जांपल 1 रुपी। तो उसको मेल्ट करके सेल करना विल बी गुड, तो उसको हम फिएट करेंसी नहीं कहेंगे, बिकॉज उसका खुद का वैल्यू भी है। बट करेंसी नोट जो हम अपने पॉकेट में कैरी करते हैं, दैट इज अ फिएट करेंसी, बिकॉज उस पेपर का कुछ वैल्यू नहीं है, बट वैल्यू है उसके ऊपर जो गारंटी है। That can be transacted using digital wallet backed by blockchain, and which will be regulated by Reserve Bank of India. Bitcoin blockchain से क्रिएट हम करते हैं, ब्लॉकचेन के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, बट बिटकॉइन को आरबीआई रेगुलेट नहीं करता, बट सीबीडीसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करेगा। CBDC will enable user to conduct both domestic and international cross-border transaction that do not require third party or bank. अब ये थर्ड पार्टी और बैंक का क्या चक्कर है? से पर्सन ए है, पर्सन बी को मनी ट्रांसफर करना है, तो मनी ट्रांसफर का एक ऑप्शन है, मैं अपने इंटरनेट अकाउंट पे जाऊंगा और एनईएफटी करूंगा। सो एनईएफटी का टाइम लिमिट होता है, जब तक बैंक ओपन रहेगा तब तक एनईएफटी वर्क करता है, उसका ट्रांजेक्शन का एक लिमिट होता है। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग
10 o'clock to 7 o'clock आप NEFT ट्रांसफर कर सकते हैं, 10 AM to 7 PM तक। आप 8 PM को NEFT ट्रांसफर करना है, यू कैन नॉट डू बिकॉज बैंक अभी बंद है, बैंक अभी अलाउ नहीं करेगा। दूसरा, से आज सैटरडे संडे है, बैंक में हॉलिडे है, बैंक अलाउ नहीं करेगा। बैंक का सर्वर बिजी है, बैंक मेंटेनेंस में गया है, अगेन वो अलाउ नहीं करेगा। आपने देखा होगा आपके पास बैंक अकाउंट है तो बैंक का मैसेज आता है आपके पास, यस बैंक का, एक्सिस बैंक का, कि से फ्रॉम टुनाइट 2 o'clock to 4 o'clock बैंक का सर्वर मेंटेनेंस में है एंड यू कैन नॉट डू ट्रांजिशन ड्यूरिंग दैट पीरियड। इवन आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के अकाउंट में भी लॉग इन नहीं कर सकते बिकॉज वो उसको रिपेयर कर रहे हैं, वो उसको मेंटेन कर रहे हैं। दूसरा, ए को मनी ट्रांसफर करना है बी को, ये गूगल पे या फिर पेटीएम या तो फोन पे, कोई ऐसा थर्ड पार्टी को यूज करके मनी ट्रांसफर कर सकता है। अब थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ तो सिक्योरिटी रिस्क भी हुआ। जैसे मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को गूगल पे लिंक कर दिया और उससे मैं मनी किसी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सारा डेटा गूगल के पास चला गया। गूगल इसको मिसयूज कर सकता है, गूगल इसको डेटा ब्रीच कर सकता है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी पिक्चर में आया। अगर मैं क्रिप्टो करेंसी को यूज करता हूं तो ए डायरेक्टली मनी को ट्रांसफर कर पाएगा बी को 24/7, क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं आया, कोई भी थर्ड बैंक नहीं आया, कोई भी गूगल पे नहीं आया एंड डायरेक्टली ये मनी को ट्रांसफर कर पाएगा। सो इट इज सिक्योर, इट इज फास्ट और हमारा डेटा किसी के पास नहीं जा रहा है। सो ये एडवांटेज है क्रिप्टो करेंसी का। सो CBDC ये भी ऐसा ही करेंसी होगा। अभी हम क्या करते हैं, पर्सन ए हैज मनी, इस मनी को किसने इशू किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। पर्सन ए के पास मनी आया, पर्सन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास लेके जाएगा, उसमें डिपॉजिट करेगा एंड देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में से वो फिर बी को मनी को ट्रांसफर करेगा। बट CBDC कैसे वर्क करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनी ए को दिया एंड ए विल डायरेक्टली ट्रांसफर मनी टू बी, या ए डायरेक्टली शॉपिंग कर सकता है विदाउट इन्वॉल्विंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। CBDC और बिटकॉइन में डिफरेंस क्या है? So decentralized virtual currency and crypto asset, that is a Bitcoin, उससे different है because cryptocurrency they are not issued by the state and they are not legal tender status declared by government, but CBDC is a legal tender and it is declared by state. प्राइवेट वर्चुअल करेंसी ये मनी के कंसेप्ट में फिट नहीं बैठता। क्यों फिट नहीं बैठता? मनी को हम यूज करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, मनी के ऊपर किसी ना किसी का रेगुलेशन होता है, कोई ना कोई कंट्रोल करता है, बट बिटकॉइन को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये अनकंट्रोल वे में मूव कर रहा है। सो दिस डज नॉट सिट विद द कंसेप्ट ऑफ मनी। ऑन द अदर हैंड CBDC इज जस्ट a virtual form of money which is controlled by Reserve Bank of India. इसका बेनिफिट ये होगा, इट विल मेक इंडियन रूपी कंपेटिटिव और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में ट्रांजिशन बूस्ट होगा। बिकॉज अभी मेरे को इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में ट्रांजिशन करना है तो फर्स्ट आई नीड टू कन्वर्ट माय मनी, माय रूपी इनटू डॉलर एंड देन मैं ट्रांजिशन कर सकता हूँ, यहाँ से डायरेक्टली हम ट्रांजिशन कर सकते हैं। अब ब्लॉकचेन क्या होता है उसको समझते हैं। ब्लॉकचेन दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, one word is a block, another word is a chain. Block means a digital piece of information. Digital information can be any video, any images, any audio, any text, any picture, anything. So audio, video, picture, text, anything वो digital information है। So digital information को block कहते हैं। Chain means public database. से मेरे पास अभी एक एक्सेल सीट है जिसके अंदर आपका नेम, आपका रोल नंबर, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, ये सब मैं स्टोर कर रहा हूँ। सो योर नेम, योर रोल नंबर, योर फोन नंबर, योर ईमेल आईडी, दैट इज अ ब्लॉक्स, और उसको मैं एक्सेल शीट में स्टोर कर रहा हूँ तो दैट इज अ चेन। बट जिस एक्सेल शीट में मैंने स्टोर किया है दैट इज नॉट पब्लिक,
वो मैं अपने पास ही रखता हूँ, इट इज इन माई लैपटॉप, मैंने उसको शेयर नहीं किया है, बट उसको मैं पब्लिक के साथ शेयर कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल पे वो सारे डेटा को रिलीज कर दूं, तो देन ये पब्लिक डेटाबेस हो जाएगा। सो डिजिटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन stored in public database is known as a blockchain, उसको ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन में कौन से इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं? फर्स्ट, ब्लॉक 1 के अंदर जो इंफॉर्मेशन होगा वो ब्लॉक 2 से अलग होगा, ब्लॉक 2 में इंफॉर्मेशन होगा वो ब्लॉक 3 से अलग होगा। लाइक एक्सेल शीट के अंदर शीट 1 में जो इंफॉर्मेशन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम शीट 2, शीट 2 में इंफॉर्मेशन है दैट इज फ्रॉम शीट 3। शीट 1, शीट 2, शीट 3, तीनों में अगर सेम इंफॉर्मेशन है तो फिर 3 डिफरेंट शीट क्यों बनाए, एक ही शीट से काम हो जाता। सो इट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर ब्लॉक। दूसरा, हु इज पार्टिसिपेटिंग इन ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ्लैट है, 2013 से 2015 तक फ्लैट के अंदर मिस्टर ए रह रहे हैं रेंट पे। 2015 से 2018 तक मिस्टर बी फ्लैट के अंदर रह रहे हैं। 2018 से 2021 तक मिस सी फ्लैट के अंदर रह रहे हैं। सो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि किस टाइम पे फ्लैट में कौन रह रहा है, वो कितना रेंट हमें प्रोवाइड करता है, उस रेंट उसने कौन से मोड से हमें दिया है, हमें ट्रांसफर किया है। सो दिस इज ब्लॉक चेन, इस तरीके से इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। सो हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रांजेक्शन, इट इज अबाउट ट्रांजेक्शन लाइक डेट, टाइम, मनी कितना स्पेंड करते हैं एटसेट्रा, ये सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। सो ब्लॉक चेन विल स्टोर इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म इन पब्लिक डेटाबेस। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक वीडियो है, इसको देख लेते हैं फिर आगे मूव करते हैं। Blockchains are incredibly popular nowadays. But what is a blockchain? How do they work? What problems do they solve? And how can they be used? Like the name indicates, a blockchain is a chain of blocks that contains information. This technique was originally described in 1991 by a group of researchers and was originally intended to timestamp digital documents so that it's not possible to backdate them or to tamper with them, almost like a notary. However, it went by mostly unused until it was adapted by Satoshi Nakamoto in 2009 to create the digital cryptocurrency Bitcoin. Now, a blockchain is a distributed ledger that is completely open to anyone. They have an interesting property. Once some data has been recorded inside the blockchain, it becomes very difficult to change it. So how does that work? Well, let's take a closer look at a block. Each block contains some data, the hash of the block, and the hash of the previous block. The data that is stored inside a block depends on the type of blockchain. The Bitcoin blockchain, for example, stores the details about a transaction in here, such as the sender, receiver, and the amount of coins. A block also has a hash. You can compare a hash to a fingerprint. It identifies a block and all of its contents, and it's always unique, just as a fingerprint. Once a block is created, its hash is being calculated. Changing something inside the block will cause the hash to change. So in other words, hashes are very useful when you want to detect changes to blocks. If the fingerprint of a block changes, it no longer is the same block. The third element inside each block is the hash of the previous block. And this effectively creates a chain of blocks, and it's this technique that makes the blockchain so secure. Let's take an example. Here we have a chain of 3 blocks. As you can see, each block has a hash and the hash of the previous block. So block number 3 points to block number 2, and number 2 points to number 1. Now the first block is a bit special. It cannot point to previous blocks because, well, it's the first one. We call this block the genesis block. Now, let's say that you tamper with the second block. This causes the hash of the block to change as well. In turn, that will make block 3 and all following blocks invalid because they no longer store a valid hash of the previous block. So changing a single block
will make all following blocks valid. But using hashes is not enough to prevent tampering. Computers these days are very fast and can calculate hundreds of thousands of hashes per second. You could effectively tamper with a block and recalculate all the hashes of other blocks to make your blockchain valid again. So to mitigate this, blockchains have something that is called proof of work. It's a mechanism that slows down the creation of new blocks. In Bitcoin's case, it takes about 10 minutes to calculate the required proof of work and add a new block to the chain. This mechanism makes it very hard to tamper with the blocks, because if you tamper with one block, you'll need to recalculate the proof of work for all the following blocks. So the security of a blockchain comes from its creative use of hashing and the proof of work mechanism. But there is one more way that blockchains secure themselves, and that is by being distributed. Instead of using a central entity to manage the chain, blockchains use a peer-to-peer network and everyone is allowed to join. When someone joins this network, he gets a full copy of the blockchain. The node can use this to verify that everything is still in order. Now, let's see what happens when someone creates a new block. That block is sent to everyone on the network. Each node then verifies the block to make sure that it hasn't been tampered with. And if everything checks out, each node adds this block to their own blockchain. All the nodes in this network create consensus. They agree about what blocks are valid and which aren't. Blocks that are tampered with will be rejected by other nodes in the network. So to successfully tamper with a blockchain, you'll need to tamper with all the blocks on the chain, redo the proof of work for each block, and take control of more than 50% of the peer-to-peer network. Only then will your tampered block become accepted by everyone else. So this is almost impossible to do. Blockchains are also constantly evolving. One of the most recent developments is the creation of smart contracts. These contracts are simple programs that are stored on the blockchain and can be used to automatically exchange coins based on certain conditions. More on smart contracts in a later video. The creation of blockchain technology piqued a lot of people's interest. Soon others realized that this technology could be used for other things. Blockchains are incredibly popular nowadays. But what is a blockchain? Just a minute, ये बीच में से हो गया. Themselves, and that is by being distributed. Instead of using acceptances, they agree to tamper with all the blocks on the chain, redo the proof of work for each block, and take control of more than 50% of the peer-to-peer network. Only then will your tampered block become accepted by everyone else. So this is almost impossible to do. Blockchains are also constantly evolving. One of the most recent developments is the creation of smart contracts. These contracts are simple programs that are stored on the blockchain and can be used to automatically exchange coins based on certain conditions. More on smart contracts in a later video. The creation of blockchain technology piqued a lot of people's interest. Soon others realized that this technology could be used for other things, like storing medical records, creating a digital notary, or even collecting taxes. So now you know what a blockchain is, how it works on a basic level, and what problems it solves. Want to learn how you can implement a simple blockchain in JavaScript? So blockchain क्या होता है? So blockchain का definition, it is a digital and decentralized ledger. Ledger means record. That record transition, ledger means you can also say register. That record transition without need of financial intermediary like bank. कैसे ये वर्क करता है? किसी यूजर को ट्रांजिशन करना है, फॉर एग्जांपल मनी ट्रांसफर करना है, सो वो एक ब्लॉक क्रिएट करेगा representing that transition, like person A want to transfer money to person B, so एक ब्लॉक क्रिएट करेगा. वो ब्लॉक सारे के सारे नेटवर्क पे जितने भी नोड्स होंगे हर जगह ब्रॉडकास्ट होगा, ट्रांसमिट होगा. जितने भी लोग वहां पे प्रेजेंट है उन सब इसको वैलिडेट करेंगे. वैलिडेट करने के बाद वो ब्लॉक चेन में ऐड होगा एंड देन ट्रांजिशन कंप्लीट होगा. इन शॉर्ट, you want to send money to B,
सो ए ने ब्लॉक क्रिएट किया, बी ने उसको वेरीफाई किया, तो बी ने जब वेरीफाई किया ब्लॉक ऐड हो जाएगा ब्लॉकचेन में, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ब्लॉकचेन का एप्लीकेशन कहाँ पे कर सकते हैं? बैंकिंग सिस्टम में एप्लीकेशन कर सकते हैं। पर्सन ए के अकाउंट में कौन से सोर्स से मनी आया, पर्सन बी ने अपने अकाउंट से मनी किसको किसको ट्रांसफर किया, तो ये बैंकिंग में हम चेक कर सकते हैं। अजरा, आपका डाउट है? नहीं, अभी गवर्नमेंट जो बिल लेके आई है क्रिप्टो करेंसी बिल, उसके अंदर गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ डिजिटल जो वर्चुअल करेंसी है लाइक बिटकॉइन, उसको अब बैन कर देगी और अपना डिजिटल करेंसी लेके आएगी। बट अभी बिल 29 को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। बट एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट के गवर्नमेंट को देख के ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट बैन नहीं करेगी बिटकॉइन को, बट गवर्नमेंट इसको स्ट्रिक्टली रेगुलेट करेगी दूसरे करेंसी को, और गवर्नमेंट इंकरेज करेगी कि हमें सीबीडीसी को यूज करना चाहिए इन कंपैरिजन टू अदर वर्चुअल करेंसी। ओके, सो ब्लॉकचेन को हम बैंकिंग में यूज कर सकते हैं। पर्सन ए के अकाउंट में मनी कहां से क्रेडिट हो रहा है, पर्सन ए के अकाउंट में मनी डिपॉजिट वो कहां पे कर रहा है, किसको मनी ट्रांजेक्शन कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी भी यूज कर सकते हैं, हेल्थ केयर भी यूज कर सकते हैं एक पर्सन का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए। एग्जाम्पल से मैं अभी डॉक्टर के पास जाता हूँ और डॉक्टर मुझे कहता है कि आपका एक सर्जरी करना पड़ेगा, और डॉक्टर ने मुझे पूछा कि आपको डायबिटीज है, तो मैं कहूंगा नहीं मेरे को डायबिटीज नहीं है, मैंने डिनाई कर दिया, तो डॉक्टर को पता कैसे चलेगा कि मुझे वो है या नहीं है? लेकिन मेरे को एक्चुअली डायबिटीज है बट मैंने हाइड किया वो इन्फॉर्मेशन। अब डॉक्टर मेरा सर्जरी करेगा, सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन हो गया, एंड देन आई विल से कि सर आई वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज बट मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपसे हाइड किया, तो सर्जरी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बट हम ब्लॉकचेन हेल्थ केयर पे यूज करेंगे, सो वट एवर इज माई हेल्थ रिकॉर्ड, से मैं डायबिटीज का एक मेडिसिन भी मैंने परचेज किया है किसी केमिस्ट से, वो भी वहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा। मैंने किसी फिजिशियंस को दिखाया है, वो भी वहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा। सो ऑल माई हेल्थ इंफॉर्मेशन बी ओवर देयर। जिससे मैं डॉक्टर को विजिट करता हूँ, वो सर्जन क्या करेगा, मेरे पूरे रिकॉर्ड को चेक करेगा, एक एक ब्लॉक को वेरीफाई करेगा, एंड देन कहेगा कि ओके दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू। प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड हम रख सकते हैं, किसने प्रॉपर्टी को कब परचेज किया, किसको सेल किया, कब सेल किया, कितने में सेल किया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी यूज कर सकते हैं, दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट। सप्लाई चेन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे अमेजोन पे आपने कोई पार्सल ऑर्डर किया, पार्सल डिस्पैच हो गया गोडाउन से, पार्सल आपके सिटी में एंटर होता है, वहां से आउट ऑफ डिलीवरी निकल जाता है। यू कैन ट्रैक ऑल दिस थिंग। कुरियर में भी हम ट्रैक कर सकते हैं, हम ट्रेन को भी ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेन का पाथ क्या है, तो इसको सप्लाई चेन में यूज कर सकते हैं। और इसको वोटिंग में यूज कर सकते हैं, लाइक वोटर आईडी कार्ड जब हम रिलीज कर रहे हैं तो वो कौन से इलेक्शन में वोट कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल पंचायत इलेक्शन में उसने वोट किया नहीं किया, उसने स्टेट इलेक्शन में वोट किया नहीं किया, उसने पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोट किया नहीं किया, तो ये हम चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद हम फिर उस पर्सन को एनालिसिस करें कि व्हाई दैट पर्सन इज नॉट वोटिंग, उसके वोट नहीं करने से नुकसान क्यों हो रहा है, विच रीजन के लोग वोट नहीं कर रहे हैं या कौन से इलेक्शन में वोट नहीं कर रहे हैं, विच कास्ट विच रिलीजन के लोग वोट नहीं कर रहे हैं, इसको हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो दिस आर एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन। इसको एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ यूज है। ब्लॉकचेन का एडवांटेज क्या है? ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सो एक्यूरेसी को इंप्रूव करेगा। फॉर एग्जांपल आप मुझे कुछ तो चेक करने के लिए, मैं उसको चेक करूंगा टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, बट बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग कुछ ना कुछ एरर होने के चांसेस है। बट जहां पे मशीन को हम वेरिफिकेशन के लिए रखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वेरिफिकेशन के लिए रखेंगे, तो वहां पे कम चांस है एरर होने का। सो वेरिफिकेशन मशीन कर रहा है तो लेस चांस ऑफ एरर। कोस्ट रिडक्शन होगा क्योंकि थर्ड पार्टी इसको वेरीफाई नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिकली ये वेरीफाई हो रहा है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेम्पर, हमने वीडियो के अंदर देखा था। इसको चेंज करना, कोई भी डिटेल को चेंज करना पड़ेगा तो सारा ब्लॉक चेंज हो जाएगा। और ये कौन कर सकता है? जिसके पास 50% ब्लॉकचेन का एक्सेस हो, अदरवाइज वो नहीं कर सकता है। ट्रांजिशन सिक्योर है,
प्राइवेट है, एफिशिएंट है, यू कैन नॉट बैक ट्रेस, एंड टेक्नोलॉजी इज अ ट्रांसपेरेंट, जिसमें आपको पता चलेगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन। ब्लॉकचेन के थ्रू आपको पता चलेगा व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सिस्टम इफ यू आर पार्ट ऑफ सिस्टम। इसका डिसएडवांटेज क्या है? सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट एसोसिएटेड है बिटकॉइन को माइन करने के लिए। जैसे हम करेंसी को प्रिंट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एसेट रखना होता है, तो वी नीड टू प्रोवाइड एसेट टू आरबीआई एंड आरबीआई विल प्रिंट करेंसी। तो वैसे ही बिटकॉइन को माइन करने के लिए हमें माइनिंग करना पड़ेगा, इंक्रिप्शन करना पड़ेगा, कोडिंग डिकोडिंग करना पड़ेगा। सो इट हैज गॉट टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट। लो ट्रांजेक्शन पर सेकंड हो रहा है बिकॉज एवरीबडी इज नॉट एक्सेप्टिंग बिटकॉइन। सो ब्लॉकचेन अभी भी ज्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ज्यादा लोग जब एक्सेप्ट करेंगे देन ट्रांजेक्शन ज्यादा होगा, उसका स्पीड इंक्रीज होगा। साइबर क्राइम में इसको यूज होता है, टेररिस्ट एक्टिविटी में इसको यूज होता है, तो इलिट एक्टिविटी में ये यूज है। और से आपने अपने डिजिटल वॉलेट के अंदर कोई इंफॉर्मेशन को रखा है, वहां से लीक हो गया, तो लीक होने के बाद आपका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन पब्लिक लाइफ में चला गया। एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक मेरे सीनियर थे, मैं जब कंपनी में जॉब करता था, तो 2011 में वो झांसी उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आ रहे थे, अहमदाबाद आ रहे थे, और उनका एज 74 ईयर का है। तो उनके पास एक डायरी है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिस इज माय बैंक अकाउंट, दिस इज माय यूजर आईडी, दिस इज माय पासवर्ड, देन एक्सिस बैंक, देन कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आई एम यूजिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर माय सैलरी, आई एम यूजिंग कोटक महिंद्रा बैंक फॉर माय पेंशन, ऐसा उन्होंने मेंशन किया था। तो उनका बैग चोरी हो जाता है ट्रेन से 2012 में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से। वो पुलिस कंप्लेन करते हैं और पुलिस बहुत इन्वेस्टिगेशन करती है। उसके बाद रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर ट्रैक पे उनका बैग तो नहीं मिलता है, बट उनकी डायरी मिल जाती है। तो और सारे पैसे कपड़े वो चोर लेके चला गया, बट वो डायरी वहां पे छोड़ के चला गया। तो वो मुझे बता रहे थे, तो मैंने कहा कि सर वो चोर अच्छा है, वो पढ़ा लिखा नहीं था। अगर वो एजुकेटेड होता, पढ़ा लिखा होता, तो मेन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन तो इस डायरी में है। वो आपके नेट बैंकिंग में लॉगिन करके और वहां से सारा पैसा निकाल लेता। जो बैग के अंदर कैश थे से 10,000 20,000 या कपड़े थे 40,000 50,000 का, उससे तो ज्यादा अमाउंट होता। तो डिजिटली जब हम किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तो चांसेस है कि अगर हैक होगा हमारा सारा इंफॉर्मेशन चला गया। फिजिकली जब स्टोर करते हैं तो कंपैरेटिवली वो सिक्योर ज्यादा है। तो से उन्होंने डायरी में स्टोर किया था इंफॉर्मेशन को फिजिकली, से उन्होंने लिखा था हिंदी लैंग्वेज में। जिसको हिंदी पढ़ना आएगा वही उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएगा ना। लेकिन अगर डिजिटली मैं स्टोर करता हूं तो ग्लोबली कोई कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। तो दिस इज डिसएडवांटेज ऑफ ब्लॉकचेन। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कुछ डाउट है तो आप पूछो, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर।